हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सांख्यिकी भूगोल के स्टेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2014, 2020 और 2023 की भर्ती में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। मार्को चैन मॉडल है। इट इज एज्यूम दैट फ्यूचर स्टेट डिपेंड्स ऑन द मार्को चैन मॉडल। जो मॉडल्स इन जियोग्राफी है उसमें सिमुलेशन मॉडल का टाइप है। सिमुलेशन मॉडल एक सिमुलेटर होता है, जैसे कि आप अ, कोई गेम जोन में जाते हो तो वहाँ पे बाइक होती है और सामने टीवी लगी होती है। बाइक पे आप जैसे स्टीयरिंग घुमाते हो वैसे-वैसे गाड़ी चलती है। तो कहीं पे बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं तो वो टक्कर के एक्सीडेंट हो सकता है, पर जो बच्चा चला रहा था उसको कुछ नहीं होता। वो एक सिमुलेटर होता है कि भई ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो मार्को चैन मॉडल है, मार्को ने दिया था जो कि रशियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने दिया था और ये प्रोबेबिलिटी पे आधारित होता है। इसमें कहा जाता है कि जो जस्ट पिछली घटना पे अ, आधारित होगी, जस्ट पिछली घटना पे। अगर वर्तमान घटना है, जस्ट पिछली पे होगी। अब यहाँ पे पूछा फ्यूचर, फ्यूचर वर्तमान, जस्ट फ्यूचर के जस्ट पहले क्या होगा? वर्तमान होगा, प्रेजेंट होगा। तो फ्यूचर किस पे डिपेंड करेगा? वर्तमान परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। और प्रेजेंट किस पे करेगा? जस्ट पिछली घटना पे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट प्रेजेंट, तुरंत पिछली घटना पे डिपेंड करेगा। तो ये इसमें फ्यूचर वाला प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट है वो पास्ट पे, जस्ट पिछली घटना पे करेगा। उससे पिछली वाली से कोई मतलब नहीं है, पिछली सभी घटनाओं से कोई मतलब नहीं, जस्ट पिछली से, जस्ट पिछली, जस्ट पिछली हो वही। जैसे कि फ्यूचर है, फ्यूचर के जस्ट पहले क्या होगा? वर्तमान होगा। अगला, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो तो रिग्रेशन लाइन है वो कहाँ से कहाँ रन होगी। तो अगर जीरो कोरिलेशन होता है तो लाइन या तो एक्स एक्सिस के बराबर चलती है या फिर वाई एक्सिस के बराबर चलती है। कैसे चलती है? या तो एक्स के बराबर चलती है या फिर वाई के बराबर चलती है। तो ये तो जीरो कोरिलेशन हो गया। नेगेटिव होता है तो इस तरह से ग्राफ चलता है, पॉजिटिव होता है ऐसे होता है। तो चार कोने माने तो ये अपर लेफ्ट कोना, लेफ्ट हाथ ये ऊंचा है तो अपर लेफ्ट, ये अपर राइट, ये लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। तो कहां से कहां चला ग्राफ? फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। पॉजिटिव होता तो कैसे चलता? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, इस तरीके से ग्राफ चलता अगर पॉजिटिव पूछा जाता, सकारात्मक पूछा था। यहाँ पे ऋणात्मक पूछा हुआ है, ऋणात्मक का राइट आंसर क्या है? बाएं ऊपर से दाएं नीचे। अगले वाले में लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व में लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैक्स ओ लॉरेंज अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिकन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1905 में समानता या असमानता के लिए, इनइक्वालिटी के लिए एक ग्राफ दिया था। उसमें तो ये 45 डिग्री वाली जो लाइन होती है वो बराबर लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यहाँ पे अगर लाइन आए तो मान लो कि आय की समानता देखनी हो तो सभी लोगों के पास बराबर धन हो तो सारा वितरण ऐसे होगा। तो इसमें एक्स एक्सिस 0 इधर से 100 लिखते हैं, वाई एक्सिस 0 100 से इधर लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी 0, वाई पे होगी 100। तो एक्स पे रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, एक्स पे क्या है? क्रमशः, क्रमशः एक्स का 0 और वाई का 100। यानी 0 लोगों के पास 0 पैसे है, 100 पूरे 100% लोगों के पास 100% पैसे, 0 लोगों के पास तो हमेशा रकम क्या होगी? 0 ही होगी। तो 100 होगा तो पूरा धन हो गया, 100% लोगों के पास 100 हो गया। अब ये लाइन डेविएट करती है, अगर ये बराबर हो तो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये डेविएट करे, क्या करे? ये लाइन अगर डेविएट करे तो ये इनइक्वालिटी को शो करेगी। इन्होंने ग्राफिकल दिया था लॉरेंज ने, इसी को बाद में गिनी ने क्या है? क्वांटिटेटिव रूप में बदल दिया था। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा है धनात्मक या ऋणात्मक वैषम्य वाले वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप क्या होगा? पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड हो तो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा? सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर होते हैं मीन, मीडियन, मोड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सामान्य वितरण वक्र है, उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों एक जगह रहते हैं। परंतु जैसे ही ये स्क्यूनेस आती है, जैसे ही इसमें क्या आती है? स्क्यूनेस आती है। मान लो कि ये इधर चला जाए तो ये पॉजिटिव स्क्यूड हो गया, और इधर चला जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगी। यहाँ मीन, मीडियन, मोड की एक ही वैल्यू होती है। स्क्यूड वाले में या तो मीन से बड़ा होगा मोड, और मोड से बड़ा होगा, सॉरी, मीन से बड़ा होगा मीडियन, मीडियन से बड़ा होगा मोड, या फिर मोड सबसे छोटा होगा और
मीडियन उससे बड़ा और जो मीन है उससे भी बड़ा होगा। तो पॉजिटिव स्क्यूड के केस में ये वाला है, ये वाला पॉजिटिव स्क्यूड है और ये नेगेटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है। नेगेटिव स्क्यूड होता तो इस तरीके से चला जाता। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव स्क्यूड, ये नेगेटिव स्क्यूड। तो इस वाले केस में अब मीडियन बीच में आ रहा है, मीडियन हमेशा बीच में रहेगा। आधे 50% वैल्यू इधर होती है, 50% वैल्यू इधर होती है, ये बराबर बीच में होता है, 50% पे होता है। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा, जो बीच में वैल्यू आ रही है वो बढ़िया रहेगा। स्क्यूड वाले में सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा? माध्यिका रहेगी, मीडियन सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। ये कैसा है? पोजिशनल एवरेज है, इसीलिए। अगला, अगले में रिग्रेशन इक्वेशन को अगर रेड्यूस कर दिया जाए y बराबर a, तो ये जो डेल्टा वगैरह जो दे रखा है ये क्या होगा? अब रिग्रेशन की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर a प्लस बी एक्स। वाई और x ये दो तो क्या है? वेरिएबल है, ये चर है, दो चर है, y और x, ये तो ठीक है। a होता है इंटरसेप्ट और b होता है स्लोप। अब ये जो b की जगह इन्होंने ये लिखा है, तो ये स्लोप a तो लिख रहा है कि भाई एक y बराबर a हो जाता है, तो ये क्या है? तो ये स्लोप है। ये स्लोप 0 हो जाए तो x का गुणा क्या होगा? 0, तो a प्लस 0। अगर ये स्लोप 0 हो जाए तो x से गुणा करेंगे 0 आ जाएगी। a प्लस 0 बराबर y बराबर a। 0 अपने आप हटा दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो 0 से गुणा करने पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 वैल्यू होगी। तो अगला, और विच ऑफ द स्कैटर डायग्राम दिए गए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट विल बी लार्जेस्ट। इनमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ किसमें लार्जेस्ट होगा? तो यहाँ पे जो पॉइंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये मैंने कहा था कि भाई या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो जीरो कोरिलेशन होता है। बाकी वालों में यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव कोरिलेशन दिख रहा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है। इनको भी थोड़ा थोड़ा अगर हम एडजस्ट करें तो रेखा कुछ न कुछ ऐसे आ रही है, इन दोनों के कुछ आधे इधर है आधे इधर है, तो थोड़ा नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है। इस वाले केस में, बी वाले केस में जीरो कोरिलेशन है, और जीरो कोरिलेशन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है वो सबसे ज्यादा होगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ या तो ऐसे हो या फिर इस तरह का हो, तो उसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ज्यादा होगा, यानी बी वाले केस में सबसे ज्यादा होगा। और बी वाला जो दे रखा है वो दे रखा है पहले वाले में, 40वें का पहला है वो आंसर हो जाएगा। अगला, अगले में पूछा गया है मेजर ऑफ सेंट्रलिटी अबाउट विच ऑफ द सम ऑफ द डेविएशन इक्वल 0। कौन से सेंट्रल टेंडेंसी में जो डेविएशन को जोड़े, सम ऑफ डेविएशन यानी विचलनों का योग है वो शून्य होता है केंद्रीयता की किस माप से? तो अगर मीन देखें तो जो मान लो कि वैल्यू थी 1, 2 और 3, तीन वैल्यू थी, इनका एवरेज क्या हुआ? 1 और 2 3 और 3 6, 6/2 एवरेज हो गया 2। मीन कितना हो गया? 2। अब इस 2 से डेविएशन देखें, विचलन देखें तो -1, इधर भाई 1 में कितना है? कम पड़ रहा है -1, 2 का 2 0 बराबर कोई विचलन नहीं, 3 है वो 1 ज्यादा है। अरे इन विचलनों का योग करें -1 0 +1, तो ये क्या होगा? 0 होगा। विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है, किसमें? मीन के केस में, माध्य के केस में ये शून्य होता है। एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि जो डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो सबसे मिनिमम होता है। सम ऑफ डेविएशन का जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है वो इसमें मिनिमम होता है, माध्य के अंदर मिनिमम होता है। ध्यान रखना, ये तो मिनिमम होगा। डेविएशन का स्क्वायर होता है, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 आएगा, और +1 का भी प्लस आएगा, तो उत्तर क्या हो गया? ये डेविएशन का जो स्क्वायर है, डेविएशन का स्क्वायर कितना आ रहा है? डेविएशन का स्क्वायर आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है, 0 का स्क्वायर 0 है, तो ये 2 है, तो ये मिनिमम आएगा, ये मिनिमम आएगा, ये हमेशा डेविएशन है वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से स्क्वायर में जो है वो प्लस हो जाता है, माइनस का माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है, ये भी पूछा जाता है, याद रखना। अगला, अगले में नियरेस्ट नेबर एनालिसिस में विलेज की लोकेशन दी हुई है, हम सेटलमेंट का जो पैटर्न देखना चाहते हैं तो वो देखा जाता है। 3 तरह के पैटर्न बनते हैं, 0 होता है तब गुच्छित बनता है, क्लस्टर्ड बनता है, 1 होता है तो रैंडम यादृच्छिक बनता है,
बराबर समरूप या यूनिफॉर्म है 2.15 होता है, ये बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पे बराबर दिख रहा है, समरूप दिख रहा है, रेगुलर दिख रहा है 2.15 होगा, बाकी वैल्यू ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। अगले वाले में पूछा गया है, अगर डेटा को मल्टीप्लाई किया जाए, देखो मल्टीप्लाई किया जाए या फिर भाग दिया जाए, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन, क्या बोलते हैं, चेंज इन स्केल, इसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। स्केल के अंदर चेंज कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं तो स्केल बढ़ा रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो स्केल घटा रहे हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करें तो जोड़ना या घटाना, क्या है, चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इसमें जोड़ या बाकी। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इफ द डेटा आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से डेटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल इंक्रीज टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कांस्टेंट। तो क्या होगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बढ़ जाएंगे, चेंज होंगे। मीन, चेंज ऑफ स्केल करेंगे तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सिग्मा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन है। चेंज ऑफ स्केल करने पे मीन, मोड, मीडियन, सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, रिग्रेशन का कोएफिशिएंट, ये सारे चेंज होते हैं, केवल कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, नो इफेक्ट, ये देख रहे हैं, नो इफेक्ट। जबकि चेंज ऑफ ओरिजिन में सिर्फ एक मीन पे ही फर्क पड़ेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन जोड़ बाकी का किस पे फर्क पड़ेगा, ओनली और ओनली मीन पे फर्क पड़ेगा, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सब पे पड़ेगा, कोरिलेशन पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक पे पड़ेगा, बाकी किसी पे नहीं पड़ेगा, तो ये याद रखना है। अभी इसके अंदर कौन सा हुआ, इसके अंदर पूछा हुआ था एक तो मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों पे फर्क पड़ रहा है, मीन पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है। बाकी वालों में क्या है, मीन विल इंक्रीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन अनचेंज्ड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन गड़बड़ कर दिया है इसने, वो भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंक्रीज होता उतने ही गुणे में, स्टैंडर्ड डेविएशन विल इंक्रीज, मीन विल अनचेंज, ये भी गड़बड़ कर दिया। दोनों अनचेंज्ड हो रहे हैं, तो अनचेंज तो सिर्फ और सिर्फ एक में ही हो रहे हैं, वो किसमें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में। अगला सवाल, तो उत्तर हमारा वैसे ही हो गया। अगले सवाल में नो कोरिलेशन अगर दोनों में है, क्या है, नो कोरिलेशन है दो वेरिएबल में, तो रिलेटेड स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट कैसे होगी, स्कैटरिंग ऑफ पॉइंट कैसे होगी। तो मैंने कहा कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू आइदर या एक्स या वाई एक्सिस हो, तो अब या तो स्कैटर प्लॉट में इस तरह से हो, ये पॉइंट बराबर ऐसे, और या फिर इस तरह से हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एकदम से लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस वजह से जो जीरो कोरिलेशन होगा, नो कोरिलेशन होगा, क्या होगा, नो कोरिलेशन होगा। अगला सवाल, अब ये दिया हुआ है, इसके अंदर रैंक कोरिलेशन क्या होगा, रैंक कोरिलेशन क्या होगा, एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की वैल्यू दी हुई, ये एक्स की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, वाई एक्सिस पे इनको प्लॉट कर रहे हैं, वाई पे मान लो यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 4 कर दूं, यहाँ 6 कर दूं, सब वाई के पॉइंट 6 पे, तो यहाँ पे भी पॉइंट यही, 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 यहाँ सब की वैल्यू 6 है। तो ये कैसी बन रही, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही, एक्स एक्सिस के समानांतर बनी, और एक्स एक्सिस के समानांतर बनती है तो कैसा होता है, नो कोरिलेशन होता है, क्या होता है, नो कोरिलेशन होता है, जीरो कोरिलेशन होता है। नो कोरिलेशन जिसको बोलेंगे जीरो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन हो गया, क्या हो गया, जीरो कोरिलेशन हो गया। सेम उत्तर है, बस चीजों को इधर उधर करके कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से मार्को चैन मॉडल पे सवाल आया है, मार्को चैन मॉडल पे सवाल आया है। मार्कोवियन प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन ए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, मैंने पहले ही सवाल में कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी पे आधारित होते हैं, प्रायिकता पे आधारित होते हैं, प्रायिकता आव्यूह पर चित्रित होती है, बिल्कुल ठीक है। मार्कोव प्रोसेस इज द रिजल्ट ऑफ बोथ चांस और सिस्टेमेटिक, तो चांस मतलब प्रोबेबिलिटी और सिस्टेमेटिक इन्फ्लुएंस मतलब जस्ट पिछली घटना पे ही आधारित होता है। इसमें ये होता है कि वर्तमान है, जस्ट पिछली घटना पे आधारित होता है, तो ये दोनों सिस्टेमेटिक भी है और चांस पे भी है। A given state at a time t is wholly dependent upon the state at some
प्रीसीडिंग टाइम इन मार्को चैन मॉडल किसी टी टाइम में जस्ट पिछली पूर्ववर्ती समय की स्थिति पर निर्भर करती है। मार्को चैन में क्या होता है, कोई भी टी टाइम पे एट टाइम टी इज होली डिपेंडेंट हो, मान लो टी टाइम है तो टी का जस्ट -1 वाला, जस्ट पिछले वाले समय में क्या था उस पे डिपेंड करेगी, जस्ट पिछली घटना पे डिपेंड करेगी, ये भी सही। लास्ट चैन ऑफ हायर ऑर्डर कैन नॉट बी मॉडल्ड इन मार्को चैन मॉडल। मार्को चैन मॉडल के अंदर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और थर्ड के ऊपर वाली हायर ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर है उनको क्या है मॉडल्ड किया जा सकता है, इन सभी को किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये कह रहा है कैन नॉट बी, नहीं नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो इसका 95 का उत्तर हो गया 4 नंबर। अगला, दो प्रतिपगमान रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर ले तो क्या होगा, तो कोरिलेशन एकदम से, दोनों संपाती हो, दोनों एक दूसरे को ढक लेती है तो क्या होगा, कोरिलेशन 1 होगा, एकदम पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव होगा। क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और वहीं ये दो कोरिलेशन बराबर 90 डिग्री पे काटे, दो कोरिलेशन सॉरी दो रिग्रेशन लाइन अगर 90 डिग्री पे काटे तो कोरिलेशन कैसा होगा, जीरो कोरिलेशन होगा। तो वैल्यू क्या होगी, 0.00 कोरिलेशन। और दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो बराबर परफेक्ट कोरिलेशन होगा, परफेक्ट परफेक्ट पॉजिटिव होगा, परफेक्ट पॉजिटिव होगा। अब कुछ स्केल्स दी हुई है, इनमें से कौन सी स्केल मैच नहीं है। लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट, लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट याद रखना थर्स्ट ने दी थी, स्केलोग्राम एनालिसिस गुटमान ने दी थी, कंपोजिट स्टैंडर्ड मेथड गुलफोर्ड ने दी थी, सोशल डिस्टेंस स्केलिंग टेक्निक है वो बोगार्डस ने दी थी। किसने दी थी, बोगार्डस ने दी थी। लिकर्ट स्केल अलग है, लिकर्ट स्केल, लिकर्ट ने कौन सी दी थी, लिकर्ट स्केल दी थी, जो मान लो कि ऐसे आपको पांच ऐसे पांच इस तरीके के, मान लो कि कोई मूवी को रेटिंग देनी है 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये लिकर्ट स्केल होती है। लिकर्ट स्केल है वो इस तरीके से देती है कि पांच ऐसे वैल्यू दे दो, उस हिसाब से लिकर्ट स्केल होती है। अगला, तो उत्तर क्या हो गया, ये चौथा हो गया, ये गलत लिख दिया, लिकर्ट स्केल लिकर्ट ने दी थी। अगला, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस टेक्निक वाज इनिशियली यूज्ड बाय, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस निकटतम पड़ोसी विश्लेषण सबसे पहले किसने यूज किया, सबसे पहले बॉटनिस्ट ने किया। और कौन से बॉटनिस्ट थे, क्लार्क और इवांस, क्लार्क और इवांस है वो थे। जियोग्राफर बाद में जियोग्राफर ने यूज किया जिनका नाम था टेसी एंड किंग। क्या था, टेसी एंड किंग जियोग्राफर का नाम था, भूगोल वेताओं का नाम था बाद में, ये भूगोल वेता है बाद में। तो इनको भी पूछा जाता है, इसको भी पूछा जाता है। बॉटेस्ट नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, भूगोल में गुरुत्व मॉडल किसके निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, ग्रेविटी मॉडल जियोग्राफी में अप्लाई टू डिटरमाइन डिस्टेंस डिके, डिस्टेंस डिके है उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे जिप ने इसको अप्लाई किया डिस्टेंस डिके के लिए, ज्यादा दूरी पे हम माइग्रेशन नहीं करेंगे, कम दूरी के लिए माइग्रेशन करेंगे, ज्यादा दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी माइग्रेशन कम होगा। तो डिस्टेंस डिके के लिए ग्रेविटी मॉडल को दूरी ह्रास के लिए दूरी ह्रास के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट को जियोग्राफी में और क्या कहा जाता है, इंटरएक्शन थ्योरी कहा जाता है। दो पॉइंट है, इनके बीच का इंटरएक्शन कितना होगा, माइग्रेशन कितना होगा, ये सब अन्योन्य क्रिया सिद्धांत कहा जाता है। तो ग्रेविटी कॉन्सेप्ट को जियोग्राफी में क्या कहा जाता है, इंटरएक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। अगला, अब ये एक सैंपलिंग दिया हुआ है, सैंपलिंग वैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी इसमें भी है। गिवन ग्राफ ऑफ स्पेशल पॉइंट रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पे रैंडम सैंपलिंग है वो एकदम से सिस्टेमैटिक है। क्या है, एकदम से सिस्टेमैटिक है। सिस्टेमैटिक कैसे है, बराबर इस पॉइंट को छोड़ के इतनी ही दूरी पे पॉइंट है, फिर इतनी ही दूरी पे पॉइंट है, फिर इतनी ही दूरी पे पॉइंट है, बराबर बराबर डिस्टेंस से हम एक सैंपल ले रहे हैं
बराबर डिस्टेंस से ले रहे हैं तो ये सिस्टमेटिक है। या फिर मान लो कि हम जैसे कि नंबरिंग होती, हर पांचवा घर लेते, तो हर पांचवा घर लेते मतलब पांचवा घर, फिर 10वां घर, फिर 15वां घर, फिर 20वां घर। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक है, बराबर +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर 25 होता और +5 होता। यहाँ पे भी दूरी जस्ट इसकी यूनिट, फिर इतनी दूरी पे, फिर इतनी दूरी पे, जो भी है ये पॉइंट हम ले रहे हैं, बराबर पॉइंट पे ले रहे हैं, बराबर दूरी पे ले रहे हैं, तो ये क्या है, सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध है। इसमें क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता है। स्ट्रेटिफाइड में तो स्टेटा बनाते, जैसे दो अगर होमोजेनस ग्रुप नहीं है तो हम स्टेटा बनाते, सिंपल में ऐसे ही कर देते हैं। अगला, मॉडल इज आइदर ए थ्योरी, ए लॉ और हाइपोथेसिस और ए स्ट्रक्चर्ड आइडिया। ये मॉडल की डेफिनेशन है। 3-4 डेफिनेशन है माजिद हुसैन के अंदर दी हुई है, तो इसमें से ये डेफिनेशन मैंने करवाई भी थी। ये स्किलिंग की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? स्किलिंग की डेफिनेशन है। लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ, क्या है, किसका ग्राफिकल एक्सप्रेशन है? ये डिस्पर्जन का है, अपकिरण का माप है जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है। ग्राफिकल एक्सप्रेशन किसका है? डिस्पर्जन का है। अगला, निम्नलिखित में इटली के एक सांख्यिकीविद ने आय के वितरण मापन हेतु विकसित की गई विधि है। लॉरेंज कर्व है वो किया था मैक्सो लॉरेंज ने 1905 के अंदर, और इसी को क्वांटिफाई कर दिया इटालियन स्टैटिस्टिशियन। इन्होंने क्वांटिफाई किया किसको? लॉरेंज कर्व को, और बना दिया गिनी कोएफिशिएंट। नाम था गिनी, इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे। साल था 1912। 1912 में गिनी कोएफिशिएंट मेथड डेवलप कर दिया। अगला है कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो नोन एज। कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट को और क्या कहा जाता है? कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन को कहा जाता है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। ये ब्रैकेट में लिखा भी जाता है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये कार्ल पियर्सन का है। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कथन जो सही नहीं है को छांटिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कौन सा सही नहीं है? तो अभी ये वाला पिछले भर्ती में पूछा हुआ है, उसको स्टेटमेंट में दे दिया है, सम ऑफ डेविएशन है अरिथमेटिक मीन से हमेशा 0 होगा, तो पहला तो सही है। बोल रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं। अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अरिथमेटिक मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है कि बहुत बड़ी वैल्यू है। एक वैल्यू 1, 2 और 3 और 1 है 1 लाख, इनका एवरेज फिर 1, 2, 3 के पास नहीं आएगा, सीधा लाख के पास पड़ेगा। तो सीधा मतलब बड़ी वैल्यू है, आउटलायर है, एक्सट्रीम वैल्यू है, वो इसको प्रभावित करते हैं, सही बात है। द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन आर डिफरेंट इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो सेम ही रहता है। ये सब फॉर्मूले हम बना सकते हैं, पर फॉर्मूले से कुछ नहीं, मेथड एक ही है, सारी चीजों जुड़ेगी और जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उसका भाग होगा। सब में ही एक ही चीज है, सारे क्या जुड़ेंगे, सारे वेरिएबल्स जुड़ेंगे, सारी वैल्यू जुड़ेगी और जितनी वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू है उसका भाग होगा। सब में एक ही चीज है, तो ये गलत लिखा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सभी जो वैल्यू देखो, अभी मैं बोली था सभी वैल्यू ऑब्जर्वेशन है, सभी कैलकुलेशन काम में लिया था, सारे वैल्यू काम में ली जाती है, तो ये चौथा भी सही है। और इस वाले में डिफरेंट वाला नहीं है, एक ही है। फॉर्मूले फॉर्मूले अलग हो सकते हैं पर मेथड एक ही। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, अगले में फिर पूछा है, सही नहीं है। Median remains unaffected if the size of the largest value changes. मीडियन है, अब मान लो कि ये वैल्यू थी 1, 2 और 3 और 4 और 5, ये 5 वैल्यू थी। इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को अगर 5 की जगह हम 50 भी कर दें, ये चेंज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मीडियन पहले भी यही था, बीच में तीसरी संख्या थी इधर से या इधर से, और अब भी तीसरी संख्या है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे तो बिल्कुल सही बात है, लार्जेस्ट वैल्यू बढ़ने से मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं, ये पोजिशनल है।
मीडियन डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट, ये दोनों को इक्वल पार्ट में आधी वैल्यू इधर आधी वैल्यू इधर दोनों में डिवाइड कर देती है। मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स फर्स्ट क्वार्टाइल एज वेल, अब ये गलत बोल दिया है। फर्स्ट क्वार्टाइल होता है Q1, क्या होता है Q1, सेकंड क्वार्टाइल होता है Q2 और थर्ड क्वार्टाइल होता है Q3। तो जो Q2 होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल ये बोल रहा है, फर्स्ट क्वार्टाइल तो नहीं होता, ये गलत हो गया। मीन एंड मीडियन आर द सेम इन ए प्रिसाइजली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। ये पहले ही मैंने बता दिया था आपको, मीन मीडियन मोड है ये बराबर होते हैं। ये बीच वाला जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है, सममित है। तो सममित बटन के अंदर एक्स मतलब मीन मीडियन मोड तीनों एक ही जगह पे होते हैं। तीनों कहाँ है, एक ही जगह पे। प्रिसाइजली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। अगला, डिस्पर्जन क्या दिखाता है, डिस्पर्जन स्टैटिक्स में क्या दिखाता है? डिस्पर्जन दिखाता है द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान से कितना भिन्न है। वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम डिस्पर्जन, परिक्षेपण। परिक्षेपण क्या है, कितने एक्सटेंट तक है ये। मैंने एक आपको कहानी भी सुनाई थी, नदी के अंदर एक परिवार है वो पार करता है, परिवार की एवरेज हाइट देखता है, नदी की एवरेज गहराई देखता है। वो देखता है कि नदी की एवरेज गहराई से हमारे परिवार की एवरेज ऊंचाई है ज्यादा है, और वो पार करते हैं, सारे डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सटेंट नहीं पता होता है, कहां तक फैली हुई है वैल्यू, कहां तक परिक्षेपित है, कहां तक डिस्पर्स्ड है, ये नहीं पता है। नदी की मैक्सिमम गहराई और परिवार की सबसे छोटे सदस्य की, छोटे हाइट वाले की हाइट कितनी है, ये दोनों वैल्यू देखता तब वो काम आता नदी पार करने वाला। तो उसको एक्सटेंट नहीं पता है। डिस्पर्जन एक्सटेंट बताता है, क्या बताता है, एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक, कहां तक ये फैली हुई है, तो पहला ही सही। दूसरे में क्या, वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान पर कितना आश्रित है, एवरेज वाले पे नहीं, मीन मीडियन मोड वो सेंट्रल टेंडेंसी के थे, ये इसका लेना देना नहीं है। एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाई वैल्यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों है ये नहीं बताता, क्यों है ये नहीं बताता। एग्जामाइन द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर एवरेज, एग्जामाइन द रीजंस, इसके कारणों को क्या एग्जामाइन करता है, ये भी गलत है। the extent to which values in a distribution depend upon average of the, वितरण औसत मान पर कितना, वितरण मूल्यों का मान वितरण के औसत मान पर कितना आश्रित है, ऐसा नहीं देखते। तो दूसरा तीसरा चौथा ऐसे ही डाल रखे, ये पहला एकदम सही है। अगला, माध्य माध्यिका बहुलक के मध्य संबंध क्या है। माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में जो संबंध होगा, इसके अंदर होगा मीन और मीडियन के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये मीन है ये मीडियन है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो, ये डिफरेंस मान लो डी है, तो इसका 3 गुना डिफरेंस क्या होगा, इसका 3 गुना होगा जेड वाला, ये 3D होगा, 3 गुना होगा। तो मीन और मोड का डिफरेंस है वो मीन और मीडियन की, मीन और मीडियन का 3 गुना होगा। ये किसने दिया था, ये कार्ल पियर्सन ने दिया था, ये दिया था कार्ल पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने दिया था। इसी से ही हम दूसरा और फॉर्मूला बना देते हैं, इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या बना देते हैं, 3 मीडियन माइनस, कभी कभी ये पूछा जाता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड, ये भी पूछ लेते हैं। अब इससे फॉर्मूले हम इधर उधर करके बना सकते हैं। तो मोड का क्या हुआ, मोड उधर चला गया और बचा है मीन, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन बटे मोड, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही उत्तर आएगा। तो ये पूछ ले तो मोड बराबर, देखो इसने क्या लिखा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगला, निम्न में से कौन सा परिक्षेपण का सापेक्षिक माप है। अब देखो, कुछ एब्सोल्यूट होते हैं निरपेक्ष माप, और कुछ क्या होते हैं, सापेक्ष। तो निरपेक्ष और सापेक्ष कौन कौन से, सापेक्ष मतलब रिलेटिव कौन से,
रिलेटिव को कंपेयर कर सकते हैं, वरना इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसमें होता है रेंज, रेंज होता है। रेंज के अलावा कौन सा होता है? रेंज के अलावा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरियांस, वेरियांस भी होता है। ये एब्सोल्यूट है, इनको कंपेयर नहीं कर सकते, सबका अपना होगा। यहां कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। यहां वेरिएंस है, यहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन, ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है जो कि वर्षा के लिए यूज करते हैं। ये रिलेटिव है, तो इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट है। कंपेयर, कंपेयर करने वाला रिलेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो वेरिएशन, और ये वेरियांस है। अगला, इनमें से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं मीन, मीडियन, मोड। क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड। और ये मीन डेविएशन किसका है? ये किसका है? सेंट्रल टेंडेंसी का नहीं है, ये मेजर ऑफ क्या है? डिस्पर्जन है, परिक्षेपण का माप है। यहाँ पे हमने मीन डेविएशन देखा, ये देखो मीन डेविएशन किसके अंदर है? ये एब्सोल्यूट मेजर है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, परिक्षेपण का माप है। अगला सवाल, अगले सवाल में ग्राफ ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवर्ती वितरण आलेख को क्या कहते हैं? ओजाइव कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजाइव कर्व कहते हैं, तो संचयी आवर्ती वक्र होता है। अगला, परफेक्ट इक्विलिटी को ग्राफ में कौन दिखाता है? परफेक्ट इक्विलिटी को दिखाता है लॉरेंज कर्व, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले भी सवाल आया है, देखो रिपीट ही होते हैं। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया था? ये लॉरेंज कर्व किसने दिया था? मैक्स ओ लॉरेंज, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, 1905 के अंदर दिया था, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। अगला, अगले में पूछा गया है सहसंबंध गुणांक आर का कौन सा मान संबंध श्रेणी से सुमेलित नहीं? 0.99 का हो या 1 का हो, ये तो आई है। 0.50 का प्लस है, ये मॉडरेट है। 0.01 है लो, अबोव 1, वैल्यू ही -1 से +1 होती है। +1 से 1 से ऊपर ऐसा नहीं होता, 1 से ऊपर है ये कभी नहीं होगा। वैल्यू हमेशा -1 से लेके कहां तक होगी? -1। वैल्यू हमेशा ये -1 है, ये बीच में 0 है, और इधर +1 है, इसके बीच में ही वैल्यू होगी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इससे ऊपर नहीं होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। अगला सवाल, मेथड ऑफ अरेंजिंग डेविएशन, नॉट ए मेथड ऑफ अरेंजिंग डेविएशन। डेविएशन के मेथड, मीन का डेविएशन, स्टैंडर्ड का डेविएशन है, क्वार्टाइल का डेविएशन। रेंज में डेविएशन नहीं है, रेंज डेविएशन नहीं है। रेंज मिनिमम और मैक्सिमम, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में अंतर को दिखाती है। तो ये 92 का क्या हो गया? 92 का फोर्थ हो गया। बाकी सारे डेविएशन, कौन से डेविएशन नहीं है? तो ये डेविएशन 3 लिख रखे। अगला, अगले के अंदर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन सी है? एक्सक्लूसिव के अंदर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन सी है? तो एक्सक्लूसिव है, इसके अंदर ये वाली एक्सक्लूसिव है, और कौन सी एक्सक्लूसिव है? ये भी एक्सक्लूसिव है। ए और सी, 93 में ए और सी आर ट्रू। 93 में 2 नंबर है, ए एंड सी आर ट्रू। क्यों? एक्सक्लूसिव में एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं। अपर वैल्यू है ना, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। लोअर वैल्यू में लेंगे, 10 यहां लेंगे, 10 इसमें नहीं लेंगे। 9.99 तक ले लेंगे, पर 10 आते ही 10 इसमें लेंगे। लोअर लिमिट काउंट होगी, अपर लिमिट काउंट नहीं होगी, अपर लिमिट काउंट नहीं होगी।
इसके अंदर भी यही 20.5 देखो इधर आ रहा है, इनके अंदर 11 20 आ रहा है, अगला 21 है, तो इसके अंदर ये इंक्लूसिव है, बी और डी है, बी और डी है, ये क्या है, इंक्लूसिव है, समावेशी है, क्या बोलते हैं इनको, समावेशी, ये समावेशी है। और वो कौन से हो गए, ये हो गए एक्सक्लूसिव है, इनको समावेशी बोलते हैं, उसको अपवर्जी बोलते हैं, अपवर्जी, ये अपवर्जी लिखा हुआ है, मुझे देख नहीं रहा था, ये अपवर्जी है, तो उत्तर हो गया ए एंड सी आर ट्रू। अगला, निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में कौन सा मूल्य सही नहीं है, वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 0 होती है, 1 होती है, 2.15 होती है, यहां तक वैल्यू होती है। 0 में क्लस्टर्ड, यहां रैंडम, यहां यूनिफॉर्म या रेगुलर, तो कौन सी नहीं होती है, -2, माइनस की तो वैल्यू ही नहीं होती, 0 से लेके 2.15 तक होती है, माइनस की तो वैल्यू ही नहीं होती। अगला, कौन सी विच इज नॉट ए कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक, कौन सी कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक नहीं है, कंपेरेटिव स्केलिंग टेक्निक नहीं है, तो इसके अंदर रैंक ऑर्डर है, कांस्टेंट सम है, पेयर्ड कंपैरिजन है, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल नहीं है। इसके अंदर कौन सी नहीं है, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल नहीं है। तो जो वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल है वो नॉन कंपैरेटिव स्केल है, कैसी है, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक है, ये मैंने लिख ली है, ताकि 3 होती है इसके अंदर, कंपैरेटिव, तुलनात्मक, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम और पेयर्ड कंपैरिजन, और बाकी वाली नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग है, उसके अंदर 4 है, कंटिन्यूअस रेटिंग या ग्राफिक रेटिंग, आइटमाइज्ड रेटिंग, सिंपल या मल्टीपल कैटेगरी स्केल, वर्बल फ्रीक्वेंसी स्केल, ये जो दी हुई है वो सी आर कोठारी की रिसर्च मेथोडोलॉजी में दी हुई है। अगला, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर शो की जाती है, ये फिर से रिपीट सवाल हो गया, लॉरेंज कर्व के अंदर शो की जाती है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, बाकी वही है लॉरेंज कर्व, मैक्सो लॉरेंज 1905 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ग्राफिकल मेथड 45 डिग्री पे होती है, ग्राफिकल मेथड टू लोकेट द मीडियन इज आर, ग्राफिकल मेथड टू लोकेट द मीडियन इज आर, ग्राफिकल मेथड मीडियन को लोकेट करने के, मीडियन को लोकेट करने के जो ग्राफिकल मेथड है वो कौन कौन से हैं, ग्राफिकल मेथड में गाल्टन का मेथड भी है, ऑजाइव कर्व भी है, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तीनों काम में लिए जाते हैं, तीनों काम में लिए जाते हैं, ग्राफिकल मेथड जो है गाल्टन का मेथड भी है, ऑजाइव का कर्व भी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी है, ऑजाइव कर्व से भी शो कर सकते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दोनों संचयी बारंबारता वक्र को हम दोनों पे जहां काटते हैं वही मीडियन होता है हमारा, दोनों जहां काटते हैं वही मीडियन होता है। गिनी कोएफिशिएंट क्या है, गिनी कोएफिशिएंट क्या है, डिस्पर्जन को मापने का तरीका है क्वांटिटेटिवली, ग्राफिकल मेजर था वो लॉरेंज कर्व था, ग्राफिकल मेजर था वो लॉरेंज कर्व था, ग्राफिकल मेजर था डिस्पर्जन का, अपकिरण का क्या था, वो ग्राफिकल मेजर था, और ये क्वांटिटेटिव मेजर है डिस्पर्जन का। गिनी ने 1912 के अंदर, इटालियन स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने 1912 में चेंज कर दिया, मतलब इसमें क्वांटिटेटिवली बना दिया था। अगला, निकटतम पड़ोसी में कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से माइनस की वैल्यू दे दी, 0 क्लस्टर्ड, 1 रैंडम, 2.149 यूनिफॉर्म, ये माइनस में वैल्यू दे दी तो माइनस नहीं होती, 0 से लेके 2.15 तक होती है। डिटोर इंडेक्स किससे रिलेटेड है, डिटोर वैसे ये ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी का था, फर्स्ट पेपर में डाला हुआ था, तो डिटोर इंडेक्स है वो किसमें काम लेते हैं, ये भी मतलब स्टेट्स में गुणा भाग तो करते ही, कहाँ काम में लेते हैं, ये ग्राफ थ्योरी होती है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एनालिसिस, ट्रांसपोर्ट की नेटवर्क एनालिसिस के लिए होता है। डिटोर का मतलब होता है बाईपास, क्या होता है, डिटोर का अर्थ होता है बाईपास, कोई मान लो ये सीधी रोड है, सी डिटोर कितना मोड़ है ये देखने के लिए, फ्लाइंग डिस्टेंस से कितना मोड़ है इसको देखने के लिए डिटोर इंडेक्स निकाली जाती है। अगला, यदि दो बाजार केंद्रों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और मार्केट साइज 15 किलोमीटर, मार्केट साइज में यहाँ शायद पॉपुलेशन लिखनी थी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट सेंटर है, दोनों 20 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से 20 किलोमीटर, दोनों की साइज सेम है, ये वर्ड लिखा हुआ है, मार्केट है, दोनों का साइज पॉपुलेशन सेम हो तो बीच में होगा, पॉपुलेशन सेम हो, P1 भी P2 दोनों सेम है
तो दोनों के बराबर होगा, 50% पे होगा। तो ये 20 किलोमीटर है, कितना है 20 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर इधर। तो पॉइंट कहाँ पे होगा? 10 किलोमीटर पे होगा। ये पीडी कन्वर्स का, पीडी कन्वर्स ने ब्रेकिंग पॉइंट दिया था, पीडी कन्वर्स ब्रेकिंग पॉइंट, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट निकालना था। नेट में भी पूछा गया है, दो तीन बार पूछ लिया है, यहाँ पे भी पूछा हुआ। अगला, एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के जो कोएफिशिएंट है उसका एजम्पशन क्या है? ये नॉर्मलिटी और लीनियरिटी को फॉलो कर रहा है। नॉर्मलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तभी ये काम आएगा। लीनियर नेचर का है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये तीनों इसकी एजम्पशन है। तीनों एजम्पशन है, ए, बी एंड सी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस बार इंक्लूसिव पूछा है, पिछली बार एक्सक्लूसिव पूछा था। तो इंक्लूसिव में समावेशी करते हैं, इंक्लूड करते हैं। दोनों सीरीज, दोनों अपर लिमिट को लोअर लिमिट को दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो ये कौन सी होगी? तो इसके अंदर 4 दिए हुए हैं, तो कौन सा होगा इसके अंदर? ये वाला, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड है। 10 आ रहा है, फिर अगला 11 शुरू हो रहा है। जबकि अगर इसी का ही हम एक्सक्लूसिव बनाते तो वो होता है 1 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। ये क्या होता? एक्सक्लूसिव होता। और इसकी जगह यहाँ पे 10 है, 1 से 10 पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यहाँ 10 अपर लिमिट काम नहीं आएगी, ये एक्सक्लूड हो जाएगी। और यहाँ पे समावेशी है, सारे 1 से 10 जितनी भी वैल्यू है सब इसमें आएगी। 11 से 20 इसमें आएगी, 11 से 20 वाले तक इसके अंदर अपर लिमिट है, एक्सक्लूड कर दी जाती है। तो ये फिर से पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 4। अगले में पूछा है समांतर माध्य की गणना में चार्लियर, क्या समांतर माध्य की गणना में चार्लियर की शुद्धता का जांच प्रयोग किया जाता है। तो जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसकी वापस कैलकुलेशन में एक्यूरेसी को चेक करना हो तो चार्लियर चेक देखा जाता है। और चार्लियर चेक है वो शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन, ये दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड नहीं होता। तो ए और बी इसका आंसर है। ये किससे पूछा हुआ है? नागर की किताब से पूछा हुआ है। नागर की सांख्यिकी के मूल तत्व जो किताब आती है, स्टेट्स की किताब आती है, बहुत बड़ी किताब आती है। इकोनॉमिक्स वाले भी पढ़ते हैं, स्टेट्स वाले भी पढ़ते हैं, जियोग्राफी वाले भी उसको पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी किताब आती है, तो ये उससे पूछा हुआ है। इससे पहले वाला जो एक सवाल था, कौन सा था? ये वाला, माध्य का निर्धारण की रेखा चित्रीय विधि है। ग्राफिकल मेथड टू मीडियन को लोकेट करने की विधि, गाल्टन, ओजाई और कुमुलेटिव, ये भी नागर से ही पूछा हुआ है। तो काफी स्टैंडर्ड बुक से ये पूछ रहे हैं। तो हमारा कहाँ किया हमने? हाँ, ये हो गया, ये भी हो गया चार्लियर चेक। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा है प्रति घंटा औसत गति की गणना के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उपयुक्त होगा? तो सिंपल मान लो कि फसलों के प्रोडक्शन का देखना है तो हम एवरेज देखेंगे, कौन सा? अर्थमेटिक मीन। सिंपल फसलों का देखना है, फसलों का औसत प्रोडक्शन देखना है तो अर्थमेटिक मीन देखेंगे। किसी मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ का एवरेज देखना है, पॉपुलेशन ग्रोथ का एवरेज देखना है तो हम क्या देखेंगे? जियोमेट्रिक मीन देखेंगे। और कोई विंड की, विंड स्पीड है, क्या है? विंड स्पीड है, एवरेज स्पीड है, या फिर गाड़ियों की स्पीड है, तो कौन सा देखेंगे? हार्मोनिक मीन देखेंगे। जब स्पीड के एवरेज की बात आती है, भले विंड की स्पीड हो और भले गाड़ियों की स्पीड हो, तब ये देखा जाएगा। किसी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वगैरह, ग्रोथ रेट का एवरेज है तो जियोमेट्रिक मीन, और सिंपल प्रोडक्शन का जो एवरेज है तो अर्थमेटिक मीन होगा। ये 3 एग्जांपल मैंने करवाए भी थे। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लिखते हैं? सिग्मा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लिखेंगे? सिग्मा बटे मीन, सिग्मा बटे एक्स मीन ये लिखेंगे, या सिग्मा बटे एक्स लिखेंगे। वहीं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या लिखेंगे? ध्यान रखना ये थोड़े थोड़े फॉर्मूले में फर्क है।
क्या लिखेंगे? सिग्मा बटे एक्स, ये जो मीन हो गया, इंटू 100। तो ये पूछा क्या है? ये वाला पूछा है। तो सिग्मा बटे एक्स, सिग्मा इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा बटे एक्स 146 का सिग्मा बटे एक्स राइट आंसर हो गया। ये शायद लिखा नहीं गया है, ऐसे ही लिखा हुआ था सिग्मा बटे एक्स। यहाँ लिखा नहीं गया होगा टाइपिंग में, इसीलिए शायद ऐसा लिखा है। यहाँ पे जो इन्फिनिट लिखना था शायद, ऐसा था। ये देखो, यहाँ देखो ये फॉर्मूला देखो, सिग्मा बटे एक्स गुणा 100 कर दिया है। गुणा क्या कर दिया? 100। ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला भी लिख दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिख दिया। इस तरीके से हमारे स्टेट्स के सवाल है वो सारे पूरे होते हैं। हमने मीन, मीडियन, मोड के भी देखे, डिस्पर्जन के भी सारे देखे, और कुछ मॉडल्स के सवाल भी देखे, ग्रेविटी मॉडल के, सिमुलेशन मॉडल के देखे। तो इस तरीके से हमारा स्टेट्स का वीडियो होता है पूरा। कैसा लगा सॉल्यूशन? ज़रूर बताना। थोड़े से मैंने पहले से लिख लिए थे ताकि समय खराब नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैंने सोचा जल्दी से लिख के बना के दे दूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको देख लें। इसलिए पहले लिखे थे, बाकी स्टेट्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, ये सब आपको मालूम ही है। थैंक यू।